जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव के लिए बड़े बड़े नेता धुआंधार रैली कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में चुनावी हुंकार भरेंगे, रामगढ़ और छाम्ब में करेंगे महारैली। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। मोदी सरकार ने मजदूरों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने मजदूरी दरों में इजाफा करने का ऐलान किया है। अब हर महीने मजदूरों के हाथ में आएंगे 26,000 रुपए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई है। सामने रखा विक्ट्री प्लान। खत्म हुआ फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल का इंतजार। फ्लिपकार्ट और अमेजोन की फेस्टिवल सेल की आज से शुरुआत। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। लंच टाइम में आज बात सबसे पहले सैर सपाटे की कर लेते हैं, क्योंकि आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर्यटन दिवस सेलिब्रेट कर रही है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, यानी घूमने फिरने की आदत को सेलिब्रेट करने का आज खास दिन है। इस साल जॉर्जिया पर्यटन दिवस की मेजबानी कर रहा है। हर साल 27 दिसंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है पर्यटन और शांति। अब तो भारत में एडवेंचर टूरिज्म की तरह धार्मिक टूरिज्म भी काफी बढ़ता जा रहा है। कश्मीर की मनमोहक खूबसूरत वादी हो, या गोवा के दिलकश बीच की सैर, पर्वतों और समंदर का रमणीक संगम स्थल हो, या रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर का शौक। पर्यटन के लिहाज से भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है। हाल के सालों में भारत में एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक पर्यटन का क्रेज तेजी से बढ़ा है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। पर्यटन उद्योग भारत के लिए कितना मायने रखता है, ये आप आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। भारत की कुल जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान 6.23% है और भारत के कुल रोजगार में 8.78% योगदान है। भारत में सालाना 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, जबकि 70 करोड़ से ज्यादा घरेलू सैलानी हर साल भ्रमण करते हैं। साल 2023 में भारत में करीब 1.92 करोड़ पर्यटक आए। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। इन आंकड़ों में पिछले कुछ सालों से सालाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसकी एक वजह ये भी है कि हाल के सालों में भारत में आध्यात्मिक टूरिज्म का क्रेज तेजी से बढ़ा है। कोरोना की वजह से पर्यटन पर 2-3 साल का ब्रेक जरूर लगा, लेकिन कोरोना के खत्म होने के बाद पर्यटन उद्योग को फिर पंख लग गए। पर्यटन उद्योग अब फिर पूरे जोश और रफ्तार से आगे बढ़ चला है। आज विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिज्म को और बढ़ावा देने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। पर्यटन को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हर साल एक नए देश को पर्यटन दिवस की मेजबानी मिलती है। इस साल पूर्वी यूरोप का देश जॉर्जिया पर्यटन दिवस का मेजबान देश बना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन ने पूरी दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1980 में इसकी शुरुआत की थी। 27 सितंबर 1970 को UNWTO को मान्यता मिली थी। इसकी वजह से 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के तौर पर चुना गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन हर साल नई थीम निर्धारित करता है। इसके जरिए पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। इस साल पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म और पीस यानी पर्यटन शांति रखी गई है। इस थीम का मकसद राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देना है। साथ ही सुलह प्रक्रियाओं का समर्थन करने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका को उजागर करना है।
पिछले कुछ महीनों में देश विदेश में टूरिज्म तेजी से बढ़ा है। इस बदलाव से होटल व्यवसाय और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में उत्साह बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में टूरिज्म की रफ्तार नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज टूरिज्म दिवस है, तो आपको ये भी बता दें कि टूरिज्म किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के नजरिए से काफी मायने रखता है। यही वजह है कि हर साल 27 सितंबर को दुनिया के सतत विकास के लिए टूरिज्म के महत्व और उसके प्रोत्साहन की जरूरत को बताया जाता है। साल 1970 में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसे UNWTO भी पुकारा जाता है। संगठन ने 10 साल बाद 1980 में विश्व पर्यटन दिवस मनाए जाने का फैसला लिया। अब देखिए, संगठन ने अपनी स्थापना वाले दिन 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस के लिए चुना। तभी से हर साल 27 सितंबर के दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन महासभा ने अक्टूबर 1997 में विश्व पर्यटन उत्सव में हर साल एक मेजबान देश को नामित करने का फैसला किया था। तभी से हर साल एक देश को मेजबान के तौर पे चुना जाता है। अब देखिए, इस साल पूर्वी यूरोप में स्थित जॉर्जिया इसकी मेजबानी कर रहा है। हम सभी जानते हैं, इस साल पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म और पीस यानी पर्यटन और शांति रखी गई है। और मकसद इस थीम का ये है कि राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा मिल सके। वैसे भारत का आध्यात्मिक पर्यटन किस कदर फल फूल रहा है, आज की तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। रूस और जर्मनी से पर्यटकों का एक दल आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती मंदिर घूमने आया हुआ है। इस दल में कुल 54 लोग हैं। इस विजिट के दौरान विदेशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति को देखते समझते उसे एंजॉय करते हुए देखे गए। रूसी और जर्मन भक्त सन्निधि विधि में सड़क के किनारे बैठे हुए भी दिखाई दिए। वो मिर्च पाउडर के साथ मसाले मकई के भुट्टों का स्वाद ले रहे थे। आपको बता दें, श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति शहर के पास में स्थित है। ये एक शिव मंदिर है जो श्रीकालाहस्ती नामक कस्बे में बना हुआ है। ये मंदिर पेन्नार नदी की शाखा स्वर्णामुखी नदी के तट पे बसा है और कालहस्ती के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में स्थित भगवान शिव के तीर्थ स्थानों में इस स्थान का विशेष महत्व बताया गया है। अब तो देखिए, भारत में एडवेंचर टूरिज्म की तरह धार्मिक टूरिज्म भी काफी बढ़ता जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को तो मानो पंख ही लग गए हैं। तभी तो केदारनाथ पहुंचने वालों की संख्या हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रही है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या आध्यात्मिक पर्यटन का नया सेंटर बन चुका है। और यही नहीं, काशी कॉरिडोर बनने के बाद बनारस आने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। अयोध्या, जहां होते हैं प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन। वाराणसी, जहां कण कण में विराजमान है महादेव। कान्हा की नगरी मथुरा, वृंदावन हो या दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज नगरी आगरा हो। पिछले कुछ सालों में घरेलू और विदेशी पर्यटन में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। खासकर धार्मिक शहरों में घरेलू पर्यटन तेजी से बढ़ा है, तो ऐतिहासिक नगरों में भी विदेशी सैलानी भरपूर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 महीने में 60% घरेलू पर्यटक बढ़े, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 40% बढ़ी। जनवरी से जून 2023 में पूरे देश से 19.53 करोड़ लोग यूपी आए। इसी अवधि में 2024 में घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा बढ़कर 32.28 करोड़ पहुंच गया। जनवरी से जून 2023 में विदेशी सैलानी 6.70 लाख आए, तो इसी अवधि में 2024 में विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा बढ़कर 10.36 लाख पहुंच गया। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते अयोध्या में पर्यटन के रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। प्रदेश के सभी शहरों में इतने पर्यटक नहीं पहुंचे जितने अयोध्या पहुंचे।
आंकड़ों के मुताबिक राम मंदिर उद्घाटन के शुरुआती 6 महीनों में ही अयोध्या में 11 करोड़ के करीब पर्यटक पहुंचे। केवल जनवरी में ही 6.98 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन पूजन किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। महादेव की इस नगरी में दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यूपी में रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म तो है ही, पर इसके अलावा वेलनेस टूरिज्म और साथ ही साथ इको टूरिज्म की भी बहुत सारी संभावना है। इसके लिए यूपी स्टेट इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है। उनके द्वारा भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अभी जो हमने हाल ही में एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की टूरिज्म पॉलिसी हमने स्थापित की है, उस पॉलिसी के अंतर्गत जो लोग जो बांध हैं, नदियां हैं या जंगल है, जंगल के आसपास हैं, बहुत तरीके के जो रोमांचक या जो साहसिक गतिविधियां हैं उनको प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें हम लोग उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, उसका रेगुलेशन भी किया जाएगा। और इसमें एक्स सर्विसमैन जो हमारे यहाँ पे जल आधारित क्रीड़ाएं होंगी तो उसमें नेवी के जो एक्स सर्विसमैन है वो लगाए जाएंगे। जो वायु पर एडवेंचर है, चाहे वो पैरासेलिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, उसमें एयरफोर्स के बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को लगाएंगे। जो हमारे यहाँ पे धरातल पर होने वाले, चाहे वो एटीए का संचालन हो, एटीवी का संचालन हो, या फिर कई तरीके के मंकी ब्रिज है, बर्मा ब्रिज है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको हम लोग करा सकते हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में संभावनाएं हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है और तरह तरह के इसमें अलग अलग जो आयोजन है वो भी किए जा रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस एक ऐसा मौका होता है जब इन सब बातों को दोहराया जाता है और नई और योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन जो लोग आएंगे वो ये कह पाएंगे आगे कि अगर यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यानी अगर देशी पर्यटक हों या विदेश से आने वाले पर्यटक हों, उनके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश आने वाले समय में बनने वाला है। विश्व पर्यटन दिवस पर एक बार फिर से यही संकल्प दोहराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, भारत आध्यात्मिक पर्यटन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। यहाँ के कई फेमस धार्मिक स्थल पहाड़ों पर स्थित हैं। ऐसे में लोग एडवेंचर टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन का मजा साथ साथ ले पाते हैं। और अब तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का भी काफी क्रेज है। देखिए, आंकड़े तो यही बताते हैं कि इस साल जून तक 11 करोड़ लोगों ने मंदिर में दर्शन किए हैं। इसी तरह केदारनाथ धाम भी हर साल दर साल नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है। और देखा जाए तो अब तक करीब 12 लाख लोग केदारनाथ धाम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसी तरह होटल की बजाय होम स्टे लोगों की पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि होम स्टे में सादगी और घर जैसे खाने का आप सबको स्वाद मिल जाता है, इसीलिए वो आपकी चॉइस बनता जा रहा है। साथ ही गांव का कल्चर भी लोगों को अपनी तरफ लगातार आकर्षित करता जा रहा है। तो इसी टूरिज्म डे पे यूनेस्को की टीम जिंजी किले का दौरा करने वाली है। ये जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है, जिसे आज ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाएगा। तो देखिए, आप घूमने फिरने का बता देते हैं। एक लोकेशन मिल गई घूमने की, तो आप भी प्लान बना लीजिए, क्योंकि भारत के टूरिज्म में यूपी के प्रयागराज का भी अहम स्थान है। हर साल यहां पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। एक बार फिर से प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है। संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान लोगों को आध्यात्मिक धार्मिक माहौल के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिली। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो कैसे कुंभ नगरी धीरे धीरे अपने रंग में आ रही है, इसकी झलक आपके लिए लेकर आए हैं। दीवारों पर रंग चढ़ने लगे हैं, उन पर चित्र उकेरे जा रहे हैं। संगम नगरी में ये तैयारी महाकुंभ की है, जहां शहर की प्रमुख दीवारों को सजाया जा रहा है। उन पर चित्रकारी हो रही है, और चित्रकारी ऐसी कि यहाँ आने वालों को सनातन संस्कृति की झलक मिले, महाकुंभ का इतिहास दिखे और प्रयागराज का महत्व भी झलके। लिहाजा सरकार ने पिछले साल की तरह ही इस बार भी पेंट माई सिटी अभियान चलाया है, जिससे बड़ी तादाद में यहाँ के युवा कलाकार जुड़ रहे हैं। मकसद यही कि इस भव्य मेले में उनकी भी भागीदारी हो और उन्हें रोजगार भी मिले। और भी जो है, हमने पेंट माई सिटी अभियान के तहत इस तरह का पेंटिंग दीवारों पर पेंटिंग का कार्यक्रम लिया है, जिससे कि सभी प्रयागराज संपूर्ण शहर को
यहाँ के निवासियों को प्रयागराज के इस मेले, इस महात्म से इसी धारा में जोड़ दिया जाए और एक माहौल बन सके कि हाँ, महाकुंभ हमारा जनवरी में जो आयोजित होना चाह रहा है वो अच्छे से सफलतापूर्वक आयोजित हो सके। पेंट माई सिटी अभियान के तहत शहर के करीब 10 लाख स्क्वायर फीट दीवारों को सजाया जाना है। फिलहाल इनमें से शहर के करीब 5 लाख स्क्वायर फीट दीवारों को चिन्हित कर लिया गया है और उन पर काम भी शुरू हो गया है, जिसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ भगवान राम और कृष्ण की कहानियों के अलावा गंगा के धरती पर अवतरण की कहानी को भी चित्रित किया गया है। इन चित्रों में जहाँ एक ओर सनातन परंपरा में ऋषियों मुनियों के योगदान को दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के आम जनजीवन को भी चित्रों में ढाला जा रहा है। पेंट माई सिटी अभियान से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, IIIT और BHU के कला शिक्षकों के अलावा मुंबई, पुणे, राजस्थान की आर्ट संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। अभी जो पेंटिंग कर रहे हैं, ये कुंभ जो आने वाला है हमारा 2025 में, उसके उपलक्ष्य में पेंट माई सिटी के अंतर्गत हो रहा है सारा काम। और अभी यहाँ पे एक कंपनी में लगभग 40 लोग हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग लगे हुए हैं। ये फल चित्रालय और ये जो कुंभ की पेंटिंग हो रही है, ये सारी हमारे देश की धरोहर को, इसके कल्चर को, हेरिटेज को शो करने के लिए हो रही है। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि हमारे इंटरनेशनली इन्विटेशन रहता है, सभी लोग यहाँ पे आते हैं, सबका उत्सव है, तो हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं, सब फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। एक रोजगार भी मिला आप लोग, और हम लोग को यहाँ पे एक रोजगार भी मिला हुआ है, जिससे हमारा भी कुछ आगे का काम हो जाएगा। पेंटिंग में कुछ अपने वर्क रहते हैं जिसमें हमें मदद मिलेगी। प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोग खुश हैं कि महाकुंभ के बहाने लोग प्रयागराज की लोक संस्कृति, उसके महत्व और इतिहास को जान पाएंगे, सनातन संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। 10 लाख स्क्वायर फीट में ये हमारे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा तीर्थराज प्रयागराज को पेंट माई सिटी के तहत सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए, भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, आध्यात्म को ध्यान में रखते हुए ये पेंट माई सिटी के तहत प्रयागराज को पेंटिंग किया जा रहा है। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम सभी श्रद्धालुओं, भक्तों को दिव्य भव्य कुंभ का दर्शन हुआ था। वर्ष 2025 के महाकुंभ में दिव्य भव्य के साथ एक नव्य महाकुंभ का दर्शन होगा। ऐसी मनसा के साथ यह पेंट माई सिटी का कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगले साल 14 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए इस बार तैयारी खास है। अब बस इंतजार 14 जनवरी का है, जब महाकुंभ में एक बार फिर से उमड़ेगा आस्था का सैलाब। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर बिखरेगा आस्था, आध्यात्म का हर रंग। पूरे 45 दिनों तक चलेगा संस्कृति और इतिहास का उत्सव। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गोवा की तरह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी सैलानी क्रूज की सवारी का आनंद ले सकेंगे। यहाँ के गोविंद सागर झील में पर्यटकों के लिए क्रूज का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा यहाँ के कोल डैम में लोग वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकेंगे। अक्टूबर महीने में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस क्रूज का खुद उद्घाटन करने वाले हैं। प्रकृति की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश, शिमला हो कि धर्मशाला, मनाली हो कि डलहौजी, अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सैलानियों को खूब लुभाता है। ऐसे में अब सैलानियों के स्वागत के लिए एक और शहर तैयार है, बिलासपुर, जहां के गोविंद सागर झील में सैलानियों के लिए खास तोहफे का इंतजाम है। दरअसल कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटक अब बिलासपुर में रुककर गोविंद सागर झील में और कोल डैम में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकेंगे और क्रूज की सवारी भी कर सकेंगे। तैयारी पूरी है। यहाँ क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स का सारा साजो सामान पहुँच चुका है। जल्दी ही झील में शिकारा भी उतारा जाएगा। नवरात्रि में इसका शुभारंभ होना है। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। जाहिर है, इस नई शुरुआत से जहाँ एक ओर यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अगली बार अगर आप कुल्लू मनाली के लिए निकलें तो अपनी यात्रा के पड़ाव में बिलासपुर को भी शामिल कर सकते हैं। बिलासपुर से मुकेश कुमार, गुड न्यूज टुडे। शिरडी आपको लिए चलते हैं। शिरडी के साईं धाम के दर्शन, जहां बसते हैं शिरडी वाले सबके साईं बाबा। साईं बाबा पर भक्तों की आस्था सदियों पुरानी है। साईं का आशीर्वाद मिलने के बाद हाथ फैलाने वाले भक्त भी दरिया दिल हो जाते हैं। साईं से जितना मिलता है उन्हीं को अर्पण कर दिया जाता है। ऐसे ही एक भक्त ने साईं को स्वर्ण मुकुट चढ़ाया है। पिछले 5 दिन में साईं के दरबार में
2 बार सोने के मुकुट चढ़ाए जा चुके हैं। शिरडी वाले साईं बाबा का दरबार, जहां पूरी होती है हर मनोकामना। आस्था और भक्ति का ऐसा मंदिर जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। राजा हो या रंक, साईं की कृपा हर भक्त पर होती है। उनकी चौखट से कभी कोई मायूस नहीं जाता। साईं के दरबार में शीश नवाने वाले मानते हैं कि साईं सबकी झोली भरते हैं, और इसीलिए भक्त अपने साईं के लिए दोनों हाथ से धन दौलत न्योछावर करते हैं। पिछले 5 दिनों में ये दूसरा मौका है जब शिरडी के साईं दरबार में सोने का मुकुट साईं को चढ़ाया गया हो। 5 दिन पहले दुबई के भक्त ने 110 ग्राम सोने का मुकुट साईं को अर्पण किया था। अब तेलंगाना की रहने वाली भाग्य लक्ष्मी ने 258 ग्राम सोने का मुकुट साईं को चढ़ाया है। सोने के मुकुट पर शानदार नक्काशी की गई है। उसे कीमती पत्थरों से सजाया गया है और इसकी कीमत 17,73,000 बताई गई है। 5 दिन पहले दुबई के एक भक्त ने बिना नाम बताए 12,70,000 कीमत वाला 110 ग्राम सोने का मुकुट साईं बाबा को अर्पित किया था। नितिन मिराने, शिरडी, गुड न्यूज टुडे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम को लेकर विवाद के बाद देश भर के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई मंदिरों में प्रसाद की जांच कराई जा रही है। कुछ मंदिरों ने प्रसादम की वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। नवरात्र के मौके पे प्रयागराज के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में बाहरी प्रसाद के चढ़ावे पे रोक की अपील की गई है, तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लड्डुओं के पूरी तरह शुद्ध होने का दावा किया जा रहा है। बालाजी मंदिर के प्रसादम पर सवालिया निशान लगने के बाद देश भर के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसादों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तिरुपति मंदिर की इस घटना के बाद अब हर मंदिर प्रसाद की शुद्धता पर ध्यान दे रहा है। मंदिरों के बाहर मिल रहे प्रसाद पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर मिलने वाले प्रसाद की शुद्धता की भी जांच की गई। इस बीच हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने दावा किया कि हनुमानगढ़ी का लड्डू पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र है, जिन्हें शुद्ध घी से तैयार किया जाता है। क्योंकि प्रसाद पवन पुत्र हनुमान को चढ़ाया जाता है तो मिलावट की गुंजाइश ही नहीं। जितने भी कारीगर हैं उनको मास्क पहनाना, ग्लव्स रखना, नहा धो के एकदम कायदे से एकदम शुद्ध रूप से, शुद्धता एकदम पूर्ण रूप से शुद्धता से ही हनुमान जी का प्रसाद हमेशा से ही तैयार करते हैं। हनुमानगढ़ी के आसपास दुकानों पर प्रसाद तैयार करने वाले लोगों का भी दावा है कि लड्डुओं को तैयार करते वक्त पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लड्डू बनाने में ब्रांडेड देसी घी ही प्रयोग किया जाता है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि संगम नगरी प्रयागराज में शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में बाहरी प्रसाद के चढ़ावे पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मंदिर में बाकायदा पोस्टर लगाकर भक्तों से आग्रह किया गया है कि नवरात्रि में वो सिर्फ सूखे मेवा, फल और घर में तैयार किया गया प्रसाद चढ़ाएं। बाहरी दुकानों से खरीदे हुए प्रसाद को न चढ़ाया जाए। लड्डू में घी की मिलावट, चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया गया है। इसी को देखते हुए सब लोगों को जागरूक करने के लिए ये चिपकाया गया है कि लोग घर जो मिठाई बनावे तो अपने घर से बना कर लाएं। मंदिर प्रबंधन के फैसले का असर दिखने लगा है। मंदिर की इस पहल का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है और ज्यादातर भक्त मेवा, फल और फूल ही चढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब फल, मेवे ये सब चढ़ा या तो अपने घर से बना हुआ शुद्ध घी, दूध जो भी हो वो अर्पण करे माता रानी को। पहल बहुत अच्छी है मंदिर की तरफ से, इस वजह से लोग अपने घरों से मिठाई बना के लाएं या फिर सूखा मेवा या फल जो भी हो अपनी श्रद्धा से लोग आके यहाँ चढ़ाएं और प्रयास करें, कोशिश करें कि बाजार की बनी हुई मिठाइयाँ का इस्तेमाल न करें। दरअसल मां ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ के तौर पर विख्यात है। नवरात्रि में यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ता है। ऐसे में भक्तों की आस्था को ठेस न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। प्रयागराज से आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको ले चलते हैं अहमदाबाद, जहां नवरात्र की तैयारी जोर शोर से जारी है। खूबसूरत रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य के रिहर्सल्स में जुटे हुए हैं। नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक पूरे गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी शानदार झलक अभी से दिखाई देने लगी है। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अलग अलग पार्टी प्लॉट, क्लब और सोसाइटियों में गरबा की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं अहमदाबाद के ओगणेज में, जहां पे गरबा की प्रैक्टिस करते हुए लोग तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके गरबा की जब बात आती है तो गुजरात को एक अलग ही गुजरात की पहचान लोगों के दिमाग में आती है, क्योंकि गरबा को लेकर हर कोई कहीं ना कहीं एक्साइटेड होता है और खास करके हर उम्र के लोग गरबा के दौरान, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अलग अलग गरबा क्लासेसों में नवरात्रि के 2 महीने पहले से ही गरबा की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही में इसी प्रकार से गरबा की प्रैक्टिस के बाद जब 9 दिन नवरात्रि शुरू होती है तो गरबा के लिए अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लबों में भी पहुंचते हैं। हमारे साथ जो गरबा खेल रहे हैं उनमें से जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। कितना एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि नवरात्रि जब खत्म होती है तो लोग फिर वही बात करते हैं कि फिर से एक बार नवरात्रि आ जाए। नवरात्रि आ चुकी है, कितना एक्साइटेड आप? बहुत ज्यादा, मतलब नवरात्रि का तो ऐसा है ना कि पूरे साल में जो 9 दिन का वेट करते हैं ना, बस वो नवरात्रि के ही 9 दिन होता है कि मतलब जिंदगी जी लो, नाच लो, गा लो, बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऑर्गेनाइजर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप कितने सालों से गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या खास इस बार रहेगा? जी, हम लोग पिछले 6-7 साल से, मैं 2017 से गरबा ऑर्गेनाइज करती आई हूँ और इस बार हम लोग ग्रैंड लक्स पार्टी प्लॉट ओगणज, जो ग्रैंड लक्स पार्टी प्लॉट है, वहाँ पे हम लोग इस बार मंडली कर रहे हैं। और इस बार क्या हम लोग रास खिलाने वाले हैं, जितने भी खेले या आएंगे उसको हम लोग यहाँ से डांडिया प्रोवाइड करने वाले हैं और उनको डांडिया, जो रास लीला जो कृष्ण समय से चलती आ रही है और जो गांव में होती थी पर अभी गांव में भी नहीं हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट हम इस बार लाने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारा जायंट पार्किंग है, जिसकी वजह से खेलिया और जितने भी आमंत्रित मेहमान वगैरह, जितने भी और भाजपा के कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे आने वाले, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई हुई है। प्लस फूड एरिया बहुत ज्यादा किया हुआ है, प्लस डाइनिंग एरिया दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितने खेलिया लोग हैं जो गुजराती गरबा खेलने वाले हैं, वो लोगों को दिक्कत ना हो कोई भी, उसकी वजह से टेबल चेयर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग नीचे बैठते हैं ना तो उनका जो महंगे चनिया चोली वगैरह होते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो चेयर्स वगैरह सब दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ढोल और शहनाई के ताल पर लोग गरबा खेल रहे हैं। इसी प्रकार के नजारे 3 तारीख से नवरात्रि के 9 दिन गुजरात की अलग अलग सोसाइटीज, पार्टी प्लॉट और क्लबों में देखने को मिलेंगे। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो करीब 5 से 7 हजार रुपए का खर्च एक महिला अपने चनिया चोली हो चाहे ज्वेलरी हो उस पे खर्च करती है रात भर। इसी तरह से गरबा के ताल पर महिला हो चाहे लड़के हों, सारे लोग अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लबों में गरबा खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लोगों में एक्साइटमेंट है और अभी से ही प्रैक्टिस करते हुए लोग अलग अलग क्लब और पार्टी प्लॉट में दिखाई भी पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे, अहमदाबाद। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कई बातें। देख लेते हैं आज का विचार। डेविड बिकले ने कहा है कि एक सफल व्यक्ति वही है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बातें के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब सोमवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT। नमस्कार।